अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर नंबर 14 रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट चल रहा है हमारा। और पिछली वीडियो के अंदर हमने ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स में से दो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट को डिस्कस किया था, जो कि कैमरा और ह्यूमन आई थी। और अभी भी इस पोर्शन के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें रहती हैं, जैसे डिफेक्ट्स ऑफ आई है। इसके अलावा हमारे पास मैग्नीफाइंग ग्लास, कंपाउंड माइक्रोस्कोप और इसके अलावा जो है वो टेलीस्कोप वगैरह भी रहता है। तो ये जो थ्योरी है फ़िलहाल अभी हम लोग जो है वो इसे स्टॉप कर रहे हैं। और ये सारी की सारी चीज़ें जो है ये हम लोग इस साल के एग्ज़ाम्स के बाद, यानी कि 2021 के एग्ज़ाम्स के बाद दोबारा से शुरू करेंगे। और अभी फ़िलहाल हम लोग जो है वो बढ़ रहे हैं इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स के ऊपर। तो सारे के सारे जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं, तकरीबन इसके अंदर जो है वो 8 न्यूमेरिकल्स हैं। तो इसी वीडियो के अंदर वो कवर हो जाएंगे। छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स हैं और पिछले वाले चैप्टर से जो है वो ये मिलते जुलते भी हैं, तो इतनी ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी। मतलब सारे के सारे कॉन्सेप्ट वही हैं। फ़र्क सिर्फ इतना है कि वहाँ पे आपके पास मिरर्स होते थे और यहाँ पे जो है वो आपके पास लेंसेज आ जाएंगे। बाकी फार्मूलेज वगैरह सारे के सारे वही हैं। तो फार्मूले अगर यहाँ पे लिखें तो सबसे पहले तो आपके पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के दो फार्मूले थे, और वो कौन कौन से थे? सबसे पहला n इज इक्वल्स टू साइन एंगल ऑफ इंसिडेंस अपॉन में साइन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। और इसके अलावा जो दूसरा फार्मूला था इसी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, जिसे हमने n से डिनोट किया था, वो क्या था कि वेलोसिटी ऑफ लाइट इन रेयर मीडियम डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ लाइट इन डेंसर मीडियम। तो ये दोनों के दोनों फार्मूले हमारे पास शुरू की 3 प्रॉब्लम्स के अंदर इस्तेमाल होंगे, जो कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से रिलेटेड है। इसके बाद हमारे पास थिन लेंस फार्मूला है, जो कि किसके बराबर है? 1/f इज इक्वल्स टू 1/p प्लस का 1/q। ये भी काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स के अंदर इस्तेमाल होगा। फिर हमारे पास जो मैग्नीफिकेशन के दो फार्मूले हैं, दोनों के दोनों इस्तेमाल होंगे। और वो कौन कौन से हैं? मैग्नीफिकेशन यानी कि m इज इक्वल्स टू हाइट ऑफ द इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, h0। इसके अलावा जो दूसरा फार्मूला मैग्नीफिकेशन का वो q/p है। और कुछ साइन कन्वेंशन थी कि जितनी भी रियल चीज़ें हैं उनके लिए हम लोग पॉजिटिव का साइन इस्तेमाल करेंगे, और जितनी भी वर्चुअल चीज़ें हैं उनके लिए हम लोग नेगेटिव का साइन इस्तेमाल करेंगे, चाहे वो फोकल लेंथ हो या फिर इमेजेस हों। फोकल लेंथ यहाँ पे मज़ीद क्लियर करके लिख देते हैं कि आपके पास जो कॉन्वेक्स लेंस है उसकी हम लोग फोकल लेंथ पॉजिटिव के अंदर लेते हैं, और जो आपके पास कॉन्केव है इसकी फोकल लेंथ नेगेटिव के अंदर लेते हैं। ये सारी की सारी चीज़ें हमने थिन लेंथ फार्मूला और मैग्नीफिकेशन वाली वीडियो के अंदर जो वो डिस्कस की थी। तो ये हमारे पास सारी की सारी चीज़ें और सारे के सारे कॉन्सेप्ट हैं जो प्रॉब्लम्स के अंदर इस्तेमाल होंगे। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले प्रॉब्लम से, जो कि 14.1 है। और ये हमें क्या बता रहा है कि कैलकुलेट द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लिसरीन इफ़ इट्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज 1.47। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाला टॉपिक जब हम लोग पढ़ रहे थे तो इसके अंदर क्या देखा था कि जब भी लाइट रे रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम के अंदर ट्रैवल करती है तो इसकी स्पीड के अंदर चेंज आता है। अब इस सवाल के अंदर इन्होंने जो डेंसर मीडियम दिया हुआ है वो हमें ग्लिसरीन दी हुई है, कि जो हमारे पास डेंसर मीडियम है वो ग्लिसरीन है, और लाइट रे जो है वो रेयर मीडियम से ट्रैवल करते हुए इसके अंदर आई है। तो बताओ इसकी स्पीड के अंदर कितना चेंज आएगा, लाइट की स्पीड के अंदर कितना चेंज आएगा। जो रेयर मीडियम है वो उन्होंने सवाल के अंदर नहीं बताया हुआ। तो यहाँ पे आप जो है वो रेयर मीडियम वैक्यूम को लोगे, वैक्यूम को भी ले सकते हो और एयर को भी ले सकते हो, जैसे कि उन्होंने गाइड बुक के अंदर जो है वो उन्होंने एयर लिया हुआ है। लेकिन वहाँ पे जो वैल्यू लिखी हुई है 3 exponent 8 मीटर पर सेकेंड, ये जो स्पीड होती है हमारे पास लाइट की, ये वैक्यूम के अंदर होती है। एयर के अंदर थोड़ी सी कम हो जाती है, यानी कि 2.999 समथिंग इस तरह से होती है। तो अगर आप ये वाली स्पीड यूज़ कर रहे हो तो ये वैक्यूम के अंदर होती है हमारे पास लाइट की। तो सवाल कुछ इस तरह से है कि हमारे पास लाइट रे ट्रैवल करती भी आई रेयर मीडियम से, जो कि वैक्यूम है, और ग्लिसरीन हमारे पास एक नया मीडियम था उसके अंदर दाखिल हो गई ये वाली लाइट। तो बताओ इस लाइट की स्पीड के अंदर कितना चेंज आएगा, क्योंकि ये रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम के अंदर गई है। तो अगर इसका डाटा बनाए तो डाटा के अंदर सबसे पहले तो हमें उन्होंने n की वैल्यू दी हुई है जो कि 1.47 है। फिर हमें पता है कि रेयर मीडियम के अंदर जो स्पीड ऑफ लाइट है, यानी कि वेलोसिटी है, फिर स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज इक्वल्स टू 3 exponent 8 मीटर पर सेकेंड, और वेलोसिटी इन ग्लिसरीन जो है हमने बतानी है कि ग्लिसरीन या फिर स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लिसरीन। तो ये जो है वो हमें कैलकुलेट करना है। अगर फार्मूला यहाँ पे लगाएं तो फार्मूला ये वाला लगेगा। इसका अगर रेफरेंस है यहाँ पे कि n जो होता है वो आपके पास
स्पीड ऑफ लाइट इन रेयर मीडियम और स्पीड ऑफ लाइट इन डेंसर मीडियम, इन दोनों का रेशियो होता है। तो इसके अंदर अगर वैल्यूज़ डालें तो हमारे पास जो रेयर मीडियम है वो ये वाला है, ये हमारे पास जो है वो रेयर मीडियम की वैल्यू है, ये आपके पास जो है वो डेंसर मीडियम की वैल्यू है जो आपने निकालनी है। एन की वैल्यू 1.47 है, तो एन की जगह पे 1.47, रेयर मीडियम की जगह 3 एक्सपोनेंट 8 आ जाएगा मीटर पर सेकेंड। और ये जो है आपने कैलकुलेट करना है जो कि स्पीड या फिर वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लिसरीन है, डेंसर मीडियम है। अब हमें ये निकालना है, तो ये इज इक्वल टू किस तरफ ले और ये जो है यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगा। तो वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लिसरीन इज इक्वल टू 3 एक्सपोनेंट 8 एंड डिवाइडेड बाय आपके पास जो है वो 1.47 आ जाएगा। और जब इन दोनों को हम लोग डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 3 एक्सपोनेंट 8 डिवाइडेड बाय 1.47, 2.0408 एंड एक्सपोनेंट 8 मीटर पर सेकेंड। तो ये हमारे पास स्पीड होगी लाइट की कि जब वो वैक्यूम से ट्रैवल करते हुए आएगी और ग्लिसरीन के अंदर इंटर हो जाएगी, तो इसकी स्पीड के अंदर जो इतना चेंज आएगा। तो ये था हमारे पास प्रॉब्लम नंबर 1। अब बढ़ते हैं प्रॉब्लम नंबर 2 की तरफ और देखते हैं कि वो क्या है। जी, तो ये हमारे पास प्रॉब्लम नंबर 14.2 है और इसमें वो हमें क्या बता रहे हैं कि स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर इज़ 2.25 एक्सपोनेंट 5 किलोमीटर पर सेकेंड। अगर डाटा भी हम लोग साथ साथ बनाएं तो स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर उन्होंने हमें दी हुई है 2.25 एक्सपोनेंट 5 किलोमीटर पर सेकेंड। अब इस किलोमीटर को मीटर के अंदर चेंज करना है, तो हमें पता है कि 1 किलोमीटर के अंदर हमारे पास 1000 मीटर होते हैं, तो इसको 1000 से मल्टीप्लाई करवा दो। और जब आप लोग 1000 से मल्टीप्लाई करवाओगे इस वैल्यू को, तो आपके पास जो आंसर आएगा वो 2.25 एक्सपोनेंट 8 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। तो ये हमारे पास स्पीड दी हुई है लाइट की वाटर के अंदर। अब पूछा क्या जा रहा है कि आप एन की वैल्यू बताओ, यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताओ इसका। तो यहाँ पे भी हमें इन्होंने जो है वो डेंसर मीडियम दिया हुआ है, एक मीडियम जो कि हमारे पास वाटर है जो कि डेंसर मीडियम है, और दूसरा जो रेयर मीडियम है वो हम लोग यहाँ पे खुद सेलेक्ट करेंगे जो कि कौन सा होगा, वैक्यूम या फिर एयर भी आप इसे जो बोल सकते हो, क्योंकि गाइड बुक के अंदर इन्होंने जो वो एयर किया हुआ है। तो आप एयर बोलो वैक्यूम बोलो एक ही बात है, लेकिन जो वैल्यू उन्होंने इस्तेमाल की हुई है वो इसी वैक्यूम की हुई है। तो तभी हम लोग भी जो है वो ये 3 एक्सपोनेंट 8 मीटर पर सेकेंड वाली इस्तेमाल करेंगे, लेकिन एयर को हम लोग वैक्यूम बोलेंगे क्योंकि हमें पता है कि जो एग्जैक्ट वैल्यू ये वाली होती है स्पीड ऑफ लाइट की, वो वैक्यूम के अंदर होती है। तो एक जो मीडियम है वो हमारे पास वैक्यूम है। तो यहाँ पे लिखेंगे कि स्पीड ऑफ लाइट इन हमारे पास वैक्यूम जो होती है वो आपके पास 3 एक्सपोनेंट 8 मीटर पर सेकेंड होती है। आपने एन की वैल्यू निकालनी है तो बस फार्मूला लगाओ, यही वाला लगेगा फार्मूला जो हमारे पास सेकंड वाला फार्मूला है। इसका यहाँ पे आप रेफरेंस दो कि एन की जो वैल्यू होती है वो आपके पास स्पीड ऑफ लाइट इन रेयर मीडियम डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन डेंसर मीडियम। तो यहाँ पे जो हमारे पास रेयर मीडियम है वो ये वाला है और जो डेंसर मीडियम है वो आपके पास ये वाला है। दोनों की वैल्यूज यहाँ पे पुट करो, एन की वैल्यू आ जाएगी रेयर मीडियम के अंदर 3 एक्सपोनेंट 8 और आपके पास जो डेंसर मीडियम के अंदर वैल्यू है वो आपके पास 2.25 एंड एक्सपोनेंट 8। इन दोनों को डिवाइड करवाओ तो आपके पास जो है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ जाएगा वाटर का, जो कि हमारे पास किसके इक्वल आ रहा है, 3 एक्सपोनेंट 8 डिवाइडेड बाय 2.25 और एक्सपोनेंट 8। तो जो वैल्यू आ रही है आपके पास वो आ रही है 1.333 और इसी तरह से आगे तक चल रही है। तो बस इतना बहुत है कि हमारे पास जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आया वाटर का वो आपके पास 1.333 है। तो बस ये था हमारे पास प्रॉब्लम नंबर 14.2। इसी तरह फिर बढ़ते हैं प्रॉब्लम नंबर 14.3 की तरफ और देखते हैं उसको कि वो क्या है। रिफ्रैक्शन जी, तो ये हमारे पास प्रॉब्लम नंबर 14.3 है और ये भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से ही रिलेटेड है। और इसके अंदर में क्या बता रहे हैं कि लाइट ट्रैवल्स फ्रॉम एयर टू वाटर। लाइट जो है वो एयर से वाटर के अंदर ट्रैवल हुई है। हमारे पास रेयर मीडियम, ये डेंसर मीडियम, तो ये आपके पास जो है वो वाटर है, ये आपके पास जो है वो एयर है। और लाइट जो है वो एयर से वाटर के अंदर जो है वो ट्रैवल हुई है, तो इसके अंदर कुछ इस तरह से बेंडिंग आएगी। तो बोल रहे हैं कि हुज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज 1.33। अभी पीछे ही पिछले वाले ही न्यूमेरिकल के अंदर हमने देखा, डाटा अगर बनाए तो जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स था वाटर का उसकी वैल्यू 1.33 थी। तो इसके अंदर उन्होंने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू दी हुई है और बोल रहे हैं कि जो हमारे पास एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू है
वो कितनी 40 डिग्री। अगर यहाँ से जो है वो आप नॉर्मल ड्रॉ करो तो ये आपके पास जो है वो नॉर्मल है, और ये वाला जो एंगल है ये आपके पास एंगल ऑफ इंसिडेंस है, और इसकी वैल्यू आपको 40 डिग्री दी हुई है। अगर इसकी वैल्यू 40 डिग्री है तो आप कैलकुलेट करके बताओ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन यानी कि इसकी कितनी वैल्यू होगी, ये आपने जो वो कैलकुलेट करके बताने हैं। दिया हुआ क्या है आपको, एंगल ऑफ इंसिडेंस जो कि 40 डिग्री है, और आपने एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है वो कैलकुलेट करके बताना है। तो सबसे पहले वाला फॉर्मूला इसके अंदर इस्तेमाल होगा। आप यहाँ पे जो है वो इस फॉर्मूले का रेफरेंस दो कि एन जो होता है वो आपके पास साइन एंगल ऑफ इंसिडेंस डिवाइडेड बाय साइन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन के बराबर होता है। तो यहाँ पे सारी वैल्यूज डालो, एन की वैल्यू 1.33 इज इक्वल टू साइन और एंगल ऑफ इंसिडेंस आपके पास जो है 40 डिग्री, और साइन और साथ में एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन सेम एज इट इज रहने दो क्योंकि ये हमने जो है फाइंड करना है। अब ये जो है ये इज इक्वल टू किस तरफ आ जाएगा, और 1.33 यहाँ पे जो है वो आके इसके साथ डिवाइड हो जाएगा। तो साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज इक्वल्स टू साइन 40 की जो हमारे पास वैल्यू होती है वो कितनी होती है, साइन 40 जो है वो आपके पास आता है 0.642 और आगे 7 और इस तरह से आगे तक जा रही है, बस इतनी बहुत है, और डिवाइडेड बाय ये जो 1.33 है यहाँ पे आ जाएगा, ये इधर चला गया और ये जो इधर आ गया। इन दोनों को डिवाइड करवाओ तो आपके पास आंसर क्या आ गया, यानी कि ये जो ऊपर आंसर है इसको डिवाइड करवा दो 1.33 से, तो जो आपके पास वैल्यू आ रही है वो आ रही है 0.4832, और यहाँ पे साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, और हमें एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन चाहिए तो साइन इज इक्वल टू का साइन क्रॉस करके वहाँ चला जाएगा और वहाँ पे जाके जो इन्वर्स हो जाएगा। ये चीज़ हमने पहले देखी थी चैप्टर नंबर 5 के अंदर कि अगर कोई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो जो हमारे पास टेंजेंट कोस और साइन होता है, अगर ये इज इक्वल टू साइन क्रॉस करके वहाँ जाता है तो ये इन्वर्स हो जाता है, और 0.483 और साथ में 2, और जब इसकी वैल्यू आप निकालोगे शिफ्ट दबा के आपने जो है वो साइन को दबाना है तो ये साइन इन्वर्स आ जाएगा। शिफ्ट दबा के साइन को दबाओगे तो साइन इन्वर्स, और उसके आगे ये वाली वैल्यू लिख देनी है कि 0.4832, तो आपके पास जो आंसर आएगा वो क्या आएगा 28.90 डिग्री। तो ये आपके पास जो है वो वैल्यू है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन की, यानी कि इसका जो एंगल है वो आपके पास कितना होगा 28.90 डिग्री। तो ये हमारे पास प्रॉब्लम नंबर 3 था इस चैप्टर का। इसी तरह फिर बढ़ते हैं दूसरे प्रॉब्लम की तरफ और देखते हैं कि वो क्या है जी। तो ये हमारे पास प्रॉब्लम नंबर 14.4 है, और इस तरह का प्रॉब्लम जो है वो आपके पास 10 ईयर के अंदर भी आया हुआ है, और शायद पिछले चैप्टर के अंदर भी जो है वो हमने इस तरह का प्रॉब्लम सॉल्व किया था, जो कि क्या है कि फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस इज 10 सेंटीमीटर। हमारे पास एक कॉन्वेक्स लेंस है जिसकी जो फोकल लेंथ है आपके पास वो 10 सेंटीमीटर है। ये आपके पास फोकल लेंथ है यहाँ से लेकर इस पॉइंट तक का डिस्टेंस जो कि 10 सेंटीमीटर है। अब बोल रहे हैं कि वेयर शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड, कहाँ पे ऑब्जेक्ट को जो है वो रखा जाए इस कॉन्वेक्स लेंस से, यानी कि कितना दूर इस ऑब्जेक्ट को रखा जाए इस कॉन्वेक्स लेंस से। दूसरे लफ्ज़ों के अंदर जो है वो आपसे यहाँ पे P की वैल्यू पूछ रहे हैं, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, कि ऑब्जेक्ट को कितना दूर रखा जाए पहले पार्ट के अंदर कि इसकी जो इमेज फॉर्म हो वो रियल इमेज हो और ट्वाइस द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट हो, ऑब्जेक्ट का जितना भी साइज हो उसके मुकाबले में डबल हो जाए, डबल गुना बड़ी हो जाए। और दूसरे केस के अंदर बोल रहे हैं कि इमेज जो है वो वर्चुअल इमेज बने और साथ ही साथ जो उसका साइज हो वो ट्वाइस हो जाए, यानी कि ये दोनों पार्ट आपने जो है वो अलग अलग करने हैं। पहले पार्ट के अंदर ये बताना है कि ऑब्जेक्ट को इससे कितना दूर रखें कि उसकी जो रियल इमेज फॉर्म हो आफ्टर रिफ्रैक्शन वो ट्वाइस हो जाए जितना ऑब्जेक्ट का साइज था। दूसरे केस के अंदर बताना है कि वर्चुअल इमेज हम लोग अगर बनाना चाह रहे हो तो फिर कितना दूर इससे रखें कि जो वर्चुअल इमेज बने वो डबल हो जाए, यानी कि साइज के अंदर ट्वाइस हो जाए एज कम्पेयर टू ऑब्जेक्ट। तो दो केस है आपके पास, दोनों के दोनों जो है वो आपने सॉल्व करने हैं। तो यहाँ से अगर हम लोग डाटा बनाए तो सबसे पहले तो उन्होंने F दिया हुआ हमें जो कि 10 सेंटीमीटर है। इसके बाद P जो है वो उन्होंने पूछा हुआ है दोनों केसेस के अंदर। एक पार्ट A के अंदर P की वैल्यू पूछी हुई है और इसके अंदर बोला हुआ है कि जो आपके पास इमेज है वो रियल होनी चाहिए। R से इसको जो है वो डिनोट कर देते हैं कि जो इमेज है वो आपके पास रियल बने।
एक पार्ट बी के अंदर उन्होंने दोबारा से पी पूछा हुआ है और इसको बोल दो कि ये पी डैश है, और साथ में जो इमेज फॉर्म हो इस पोजीशन के ऊपर अगर हम लोग ऑब्जेक्ट को रखें तो वो वर्चुअल इमेज फॉर्म हो। और वर्चुअल इमेज कब फॉर्म होती है? कॉन्वेक्स लेंस के अंदर हमने पढ़ा हुआ है इमेज फॉर्मेशन के अंदर कि जब ऑब्जेक्ट एफ और इसके दरमियान पी या फिर और बोलो इसको इसके दरमियान आ जाए, यानी कि फोकल लेंथ से कम हमारे पास जो इस वाले पी की वैल्यू आएगी वो लाजमी तौर पर 10 से कम आएगी, 10 सेंटीमीटर से कम आएगी, क्योंकि हमें पता है कि हमने केसेस के अंदर पढ़ा हुआ है कि जब आपके पास ऑब्जेक्ट फोकस इसके फोकस और ये जो पोल होता है या फिर जो ऑप्टिकल सेंटर होता है इसके दरमियान आती है तो तब आपके पास जो इमेज फॉर्म हो रही होती है वो वर्चुअल इमेज होती है। सिर्फ एक केस के अंदर इसका कॉन्वेक्स लेंस के अंदर ऐसा होता है। तो देखते हैं कि वो हमारे पास इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 10 से कम आएगी, ये हम लोग पहले ही प्रिडिक्ट कर सकते हैं। अब उन्होंने जो एक और चीज़ हमें दी हुई है वो मैग्नीफिकेशन की वैल्यू दी हुई है जो कि कितनी है 2, यानी कि मैग्नीफिकेशन जो है आपके पास ट्वाइस होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। अब अगर हम लोग फार्मूला देखें तो हमारे पास फार्मूला ये वाला है पी निकालने का, पोजीशन निकालने का, और अगर यहाँ पे जो है वो हम लोग फार्मूला पहले लगा के देखें कि अगर हम लोग फार्मूला लगाएं तो क्या सॉल्व होगा या नहीं होगा। 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस का 1/q। इस फार्मूले के लिए हमें जो है वो अगर p निकालना हो तो f भी चाहिए होता है और q भी चाहिए होता है। हमारे पास f तो है लेकिन q नहीं है। पहले भी पिछले चैप्टर के अंदर भी ये वाला हमने जो है वो प्रॉब्लम सॉल्व किया हुआ है। f जो है वो है, q यहाँ पे नहीं है, और q जो है वो फिर हमें पहले निकालना पड़ेगा, और वो कहाँ से आएगा? इस मैग्नीफिकेशन के फार्मूले से। मैग्नीफिकेशन का जो फार्मूला है वो हमने ये वाला पढ़ा हुआ है कि मैग्नीफिकेशन जो होती है वो आपके पास q/p के इक्वल होती है। अब यहाँ पे अगर हम मैग्नीफिकेशन की वैल्यू डालें तो वो 2 है और q और अपॉन में p। q की वैल्यू निकालना चाहें तो p यहाँ पे आके जो मल्टीप्लाई हो जाएगा और q की जो वैल्यू आपके पास 2p आएगी, p यहाँ पे गया तो 2p हो गया, और हमने जो भी इक्वेशन को पलट के यहाँ पे u लिख दिया, और ये आपके पास जो है वो q की वैल्यू है। यानी कि q की वैल्यू जो हमने p के अंदर जो है वो फाइंड कर लिए, फिर p जो इसके अंदर आ रहा है, और जब हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे तो हमारे पास 2 वेरिएबल्स बन जाएंगे, एक f और एक p, उनमें से p की वैल्यू हम लोग निकाल लेंगे। हमने जो q है वो इन द फॉर्म ऑफ p यहाँ पे जो है वो बताया है कि जो आपके पास q का डिस्टेंस होगा वो 2p के बराबर होगा। अब अगर फॉर्मूला लगाएं तो आपको जो है वो मज़ीद क्लियर हो जाएगा। कैसे कि यहाँ पे हम लोग फार्मूला लगाते हैं, फार्मूले का रेफरेंस देते हैं कि हमारे पास जो फार्मूला वो क्या है 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस का 1/q। और अगर पार्ट ए को सॉल्व करें तो पार्ट ए के अंदर हमें पता है कि हमारे पास जो इमेज फॉर्म हो रही है वो कौन सी इमेज है? रियल इमेज है। और रियल इमेज के लिए जो हमारे पास डिस्टेंस होता है पॉजिटिव के अंदर आता है। ये आपने जहन में लाजमी रखनी है बात कि अगर रियल इमेज की बात कर रहे हो तो q का जो डिस्टेंस है ये आप पॉजिटिव के अंदर रखोगे, ये वाला जो ये पॉजिटिव के अंदर रखोगे। फिर जब पार्ट बी कर रहे होंगे हम लोग तो इसका डिस्टेंस जो है वो नेगेटिव के अंदर रखेंगे। अब अगर इसके अंदर वैल्यूज डालें तो 1/f की जो वैल्यू आपके पास 10, p की वैल्यू हमने निकालनी है, और इस q को हम लोग रिप्लेस कर देंगे 2p से, 1/2p। तो क्या हुआ कि हमने इस इक्वेशन के अंदर सिर्फ एक वेरिएबल बना दिया। 3 वेरिएबल थे, एक की वैल्यू हमें पता थी और 2 की नहीं पता थी, तो दूसरी वाली जो थी उसकी जो वैल्यू हमने इसकी रिस्पेक्ट से इन द फॉर्म ऑफ p जो है वो फाइंड कर ली, और जब यहाँ पे डाली तो ये आपके पास इक्वेशन के अंदर एक ही वेरिएबल आ गया। अब इक्वेशन के अंदर एक ही वेरिएबल है तो ये आसानी से सॉल्व हो सकता है, यानी कि इसकी वैल्यू जो हम लोग निकाल के बता सकते हैं। बस इसको सॉल्व कर लो। कैसे सॉल्व करोगे? आपको पता है कि इन दोनों का जो हम लोग एलसीएम लेते हैं, और कैसे लेते हैं कि नीचे वाली दोनों वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई करवा दो, या फिर आप जो वो दूसरे तरीक़ों से भी जो इसको सॉल्व कर सकते हो, जैसे भी आपने सीखे हुए हैं। हमने इस तरह से सीखा है कि इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करवाओ, तो दोनों को मल्टीप्लाई करवाने पे क्या आएगा कि 2p का स्क्वायर। ये दोनों जब आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो 2p का स्क्वायर। फिर ये वाली वैल्यू जो है वो इससे मल्टीप्लाई होती है तो यहाँ पे हमारे पास 2p आ जाता है, बीच में प्लस का साइन, और ये वाली वैल्यू जो है इससे मल्टीप्लाई होती है तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आपके पास p आएगा। मतलब नीचे वाली दोनों वैल्यूज़ आपस में मल्टीप्लाई, उनका जो आंसर आ रहा है वो यहाँ पे लिखो। ये वाली जो वैल्यू है इसको इससे मल्टीप्लाई करके इसका आंसर यहाँ पे, ये वाली जो वैल्यू इसको इससे मल्टीप्लाई करके जो आंसर आ रहा है वो यहाँ पे, और बीच में जो साइन है वो एज इट इज़। अब इनको सॉल्व करो तो 1/10 इज इक्वल्स टू 2p, और प्लस करोगे आप p, यानी कि 2p हैं और 1p है, इन दोनों को ऐड करोगे तो 3p बन जाएंगे।
3p अपॉन में 2p और साथ में स्क्वायर, ये p इस स्क्वायर को कैंसिल कर देगा, तो जो आपके पास वैल्यू बचेगी वो क्या बचेगी, 3/2 और साथ में p। इसके बाद आप जो है वो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये 2p इस 1 से आके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2p, ये 10 जब 3 से जाके मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास जो आंसर आएगा वो 30 आएगा। और p की वैल्यू निकालनी है तो ये जो 2 है ये इज इक्वल टू इस तरफ चला जाएगा और हमारे पास जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, p इज इक्वल्स टू 30 डिवाइडेड बाई 2 और p इज इक्वल्स टू 15। और चूँकि हमने फोकल लेंथ सेंटीमीटर के अंदर रखी हुई थी तो ये जो डिस्टेंस आएगा ये भी सेंटीमीटर के अंदर आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि जब आप ऑब्जेक्ट को इस हमारे पास कॉन्वेक्स लेंस से 15 सेंटीमीटर के फासले के ऊपर रखोगे इसके ऑप्टिकल सेंटर से, तो जो इसकी इमेज बनेगी वो रियल बनेगी और ट्वाइस होगी एज कंपेयर टू द ऑब्जेक्ट, जितना भी आप जो है वो ऑब्जेक्ट यहाँ पे रख रहे हो उसके मुकाबले में डबल होगी। तो ये हमारे पास पहला पार्ट था जिसके अंदर हमने जो p की वैल्यू निकाली। अब जो दूसरा पार्ट है पार्ट b, इसे सॉल्व करने के लिए हमारे पास जो है वो q का जो डिस्टेंस होगा वो तो इतना ही होगा क्योंकि यहाँ पे हमारे पास जो उन्होंने फोकल लेंथ दी हुई है वो वही है और जो कंडीशन है कि आपके पास जो इमेज है वो ट्वाइस होनी चाहिए वो भी वही है। सिर्फ जो डिफरेंस है वो इमेज के अंदर है कि यहाँ पे रियल था और यहाँ पे वर्चुअल है। तो रियल इमेज हम लोग पॉजिटिव के अंदर लेते हैं और जो वर्चुअल इमेज है उसके लिए हम लोगों को ये जो चीज़ है ये नेगेटिव के अंदर लेनी पड़ेगी। तो यहाँ पे बताएंगे कि जो फॉर वर्चुअल इमेज हमारे पास q जो होगा ये नेगेटिव के अंदर हो जाएगा, तो q की जगह पे जो माइनस का 2p आ जाएगा। अब इसी फॉर्मूले के अंदर आप जो है वो ये माइनस के अंदर डालो तो क्या वैल्यू आएगी, 1/10 इज इक्वल्स टू 1/p और प्लस का 1/ यहाँ पे जो माइनस का 2p, ये माइनस और ये प्लस दोनों जब मल्टीप्लाई होंगे तो प्लस माइनस माइनस, तो आपके पास जो है वो बीच में माइनस आ जाएगा 1/p माइनस का 1/2p, ये दोनों जब मल्टीप्लाई होंगे तो आपके पास बीच में माइनस। अब जो है वो इसको दोबारा से इसी तरह से सॉल्व करो, किस तरह सॉल्व होगा, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो 2p स्क्वायर, ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो 2p, बीच में इस बार जो है माइनस का साइन है और ये p से मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास जो आंसर आएगा वो p आएगा। और 1/10 इज इक्वल्स टू 2p में से 1p गया तो आपके पास क्या बचा 1p और अपॉन में जो आपके पास 2p स्क्वायर, ये p इस स्क्वायर को कैंसिल कर देगा तो जो आपके पास वैल्यू बचेगी वो क्या बचेगी 1/10 इज इक्वल्स टू 1/2p। इसके बाद जो है वो क्रॉस मल्टीप्लाई, ये 2p जो है वो इससे मल्टीप्लाई होगा 1 से, ये 10 जो है वहाँ चला जाएगा और p की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी 10/2, 2 1 2 और 2 5 10, तो p की जो वैल्यू आई है वो आपके पास आई है 5 सेंटीमीटर। तो जैसे कि शुरू के अंदर हमने प्रिडिक्ट किया था कि ये जो p आएगा, ये जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस आएगा ये लाजमी तौर पे 10 से कम होगा 10 से कम होगा क्योंकि हमें पता है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो 10 है। और हमने केसेस के अंदर क्या पढ़ा था कि आपके पास जो वर्चुअल इमेज है कॉन्वेक्स लेंस के अंदर सिर्फ एक केस के अंदर जो फॉर्म होती है वो कब, कि अगर आपके पास जो ऑब्जेक्ट है वो f और p के दरमियान आ जाए। तो इसलिए हमने जो शुरू में ये बताया था कि जो आपके पास p की वैल्यू आएगी, ऑब्जेक्ट की जो वैल्यू आएगी वो 10 से कम आएगी, यानी कि इसके अंदर आएगी, 10 के अंदर आएगी, 10 से पीछे आएगी। तो ये आपके पास वो डिस्टेंस है कि जिस डिस्टेंस के ऊपर आप ऑब्जेक्ट को रखो तो इसकी जो वर्चुअल इमेज फॉर्म होगी वो ट्वाइस होगी एज कम्पेयर टू द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट अगर इतना है तो उसके मुकाबले में डबल, ऑब्जेक्ट अगर 2 सेंटीमीटर का है तो जो हमारे पास इमेज फॉर्म होगी वो 4 सेंटीमीटर की होगी। तो ये हमारे पास प्रॉब्लम था, प्रॉब्लम नंबर 14.4। पढ़ते हैं फिर अगले प्रॉब्लम की तरफ और देखते हैं कि वो क्या है जी। तो ये हमारे पास प्रॉब्लम नंबर 14.5 है और इसके अंदर वो हमसे कह रहे हैं कि आप फाइंड करके बताओ फोकल लेंथ ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस। 2 पार्ट है आपके पास, एक पार्ट ए और एक जो है वो आपके पास पार्ट बी है। तो हम इन्हें जो वो पहले यहाँ पे डिवाइड कर लेते हैं। पहले पार्ट के अंदर बोल रहे हैं कि आपके पास अगर जो p की वैल्यू हो वो 5 सेंटीमीटर हो, p की वैल्यू 5 सेंटीमीटर हो, q की जो वैल्यू है वो 10 सेंटीमीटर हो, तो आप फाइंड करके बताओ फोकल लेंथ ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस कि आपके पास कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ कितनी होगी। और पार्ट बी के अंदर क्या बोल रहे हैं कि अगर आपके पास p की वैल्यू हो जाए 30 सेंटीमीटर और q की वही रहे, q की जो वैल्यू वही 10 सेंटीमीटर रहे, तो आप बताओ कि इसके अंदर जो फोकल लेंथ है वो कितनी होगी हमारे पास कॉन्वेक्स लेंस की। इस केस के अंदर जो इमेज है वो आपके पास वर्चुअल है, वर्चुअल इमेज है, और इसके अंदर जो आपके पास इमेज है वो रियल इमेज है।
तो आपने जो है वो एक काम खुद से करना है इसके अंदर कि क्या इस क्यू को जो है वो नेगेटिव करना है, क्योंकि वर्चुअल के लिए हमारे पास नेगेटिव का साइन यूज़ होता है। तो यहाँ पे आप खुद अपने से जो है वो क्यू नेगेटिव के अंदर 10 सेंटीमीटर, क्योंकि सवाल के अंदर वो लोग नहीं बताएंगे, सवाल के अंदर उन्होंने ये बता दिया कि ये वर्चुअल इमेज है, तो इतना आपके लिए काफ़ी है, आप जो है वो नेगेटिव का साइन खुद लगाओगे। बस एफ जो है वो अब कैलकुलेट करना है, फॉर्मूला लगाओ दोनों के अंदर 1/f इज इक्वल्स टू 1/p और प्लस का 1/q, और यहाँ पे भी 1/f इज इक्वल्स टू 1/p प्लस का 1/q। वैल्यूज़ डालो इसके अंदर, आपके पास आएगा अपॉन में 5, और यहाँ पे आपके पास जो प्लस का 1/q जो है वो आपके पास माइनस का 10, तो ये माइनस और ये प्लस, प्लस माइनस माइनस आता है, तो यहाँ पे डायरेक्ट जो आप माइनस लगा दो एक स्टेप बचाने के लिए। और यहाँ पे जो है वो आपके पास 1/f इक्वल्स टू, यहाँ पे भी 1/f आना था, और यहाँ पे जो है वो 1/p की जगह पे 30 प्लस का 1/q की जगह पे जो है वो 10। बस इनको जो है वो आप सॉल्व करो तो आपके पास आंसर आ जाएगा। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करवाओगे तो 50, 10 उससे मल्टीप्लाई होगा तो 10, 5 इससे मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास क्या आंसर आएगा 5, और अपॉन में जो है यहाँ पे 1/f ऐसे चल रहा है। 10 में से 5 गए तो 5 बचे, और अपॉन में जो आपके पास 50 है, और यहाँ पे 1/f है। हमें f की वैल्यू चाहिए तो हम क्या करेंगे, हमें सिर्फ f की वैल्यू चाहिए तो हम क्या करेंगे कि इसको भी उलट देंगे और इसको भी उलट देंगे। तो जब ये चीज़ उल्टेगी तो आपके पास f आ जाएगा, और जब ये चीज़ उल्टेगी तो 50 ऊपर और 5 नीचे, 5 1 ज़र 5 और 5 10 ज़र आपके पास 50 आता है, तो फोकल लेंथ आपके पास कितनी आएगी 10 सेंटीमीटर, क्योंकि आपकी जो सारी वैल्यूज दी हुई थी वो सेंटीमीटर के अंदर दी हुई थी। इसका मतलब कि इस वाले केस के अंदर जो आपके पास कॉन्वेक्स लेंस होगा उसकी इमेज, उसकी जो फोकल लेंथ है वो कितनी है 10 सेंटीमीटर होगी, और इस वाले केस के अंदर कितना होगा 1/f इज इक्वल्स टू, इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाओ तो कितना आंसर आएगा 300, और ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो 10 और प्लस का आपके पास जो है वो 30। 1/f इज इक्वल्स टू 10 और 30 ऐड होंगे तो आपके पास 40 बन जाएंगे, और अपॉन में जो है वो 300। और अगर इन्हें भी हम लोग जो है पलटें तो 1/f जो है वो जब इसको पलटेंगे तो ये f हो जाएगा, और यहाँ पे जो आपके पास 300 डिवाइडेड बाय 40, 0 से 0 कैंसिल, और 30 को आप जब डिवाइड करोगे 4 से तो आपके पास क्या आंसर आएगा 30, या फिर 300 डिवाइड बाय 40, या फिर 30 डिवाइड बाय 4, तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आपके पास 7.5 आएगा, 7.5 सेंटीमीटर। तो ये आपके पास फोकल लेंथ होगी इस कॉन्वेक्स लेंस की, कि जब आपके पास ऑब्जेक्ट जो 30 सेंटीमीटर के ऊपर पड़ा हो और जो इसकी इमेज बन रही हो वो 10 सेंटीमीटर के ऊपर बन रही हो। तो ये था हमारे पास प्रॉब्लम नंबर 14.5। इसी तरह फिर बढ़ते हैं अगले प्रॉब्लम की तरफ और देखते हैं कि वो क्या है इमेज जी। तो ये हमारे पास प्रॉब्लम नंबर 14.6 है, जिसके अंदर वो हमें क्या बता रहे हैं कि फोकल लेंथ ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस इज 1 मीटर, कि आपके पास एक कॉन्वेक्स लेंस है जिसकी जो फोकल लेंथ है आपके पास वो 1 मीटर है, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो 1 मीटर है। और बोलने कि एक ऑब्जेक्ट जो है वो हमने इस कॉन्वेक्स लेंस से रखा हुआ है 2 मीटर के फासले के ऊपर, 2 मीटर के फासले के ऊपर, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक आपने जो है वो एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है 2 मीटर के फासले के ऊपर। और ये जो आपको डिस्टेंस दिया हुआ है ये बेसिकली p है। यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है ये आपके पास 1 मीटर है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक जो आपके पास p की वैल्यू दी हुई है वो आपको दी हुई है 2 मीटर। अब आपसे पूछा क्या जा रहा है कि डिटरमिन करो पोजीशन, नेचर एंड मैग्निफिकेशन ऑफ द इमेज, कि इससे जो आपके पास इमेज फॉर्म होगी जहाँ पे भी फॉर्म हो उसका डिस्टेंस कितना होगा, यानी कि क्यू की वैल्यू आपने जो फाइंड करके बतानी है। फर्स्ट करो कि अगर यहाँ पे इमेज फॉर्म हो रही है क्यू की वैल्यू आपने जो है वो कैलकुलेट करके बतानी है। इसके अलावा जो है वो आपने ये बताना है कि जो इमेज फॉर्म हुई है उसकी नेचर क्या है, वो रियल इमेज होगी या फिर वर्चुअल इमेज होगी। और आप इस डायग्राम को देखते हुए और इसे जो है वो सवाल को ही देखते हुए ये बता सकते हो कि जो इमेज फॉर्म हो रही है वो वर्चुअल है या फिर जो है वो रियल है, अगर आपने इमेज फॉर्मेशन के कॉन्सेप्ट या फिर जो वीडियो थी वो पूरी की पूरी ली थी। और अभी पिछले सवाल के अंदर भी हमने जो है ये बात डिस्कस की। बताओ इसके अंदर जो है वो इमेज जो फॉर्म होगी वो रियल होगी या फिर वर्चुअल होगी। अगर यहाँ पे हम लोग कॉन्सेप्ट देखें तो वर्चुअल इमेज कॉन्वेक्स मिरर सिर्फ एक केस के अंदर फॉर्म करता है, और वो कौन सा केस होता है कि जब हमारे पास ऑब्जेक्ट इसकी फोकल लेंथ के अंदर अंदर आए, इसकी फोकल लेंथ के अंदर अंदर आ जाए, मतलब यहाँ पे। अब वो बोल रहे हैं कि 1 मीटर जो है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक का फासला है और ऑब्जेक्ट जो हमने 2 मीटर के फासले पे रखा हुआ है।
तो क्या हुआ इस केस के अंदर कि जो आपके पास ऑब्जेक्ट है वो फोकल लेंथ के अंदर नहीं है, इससे बाहर है, तो लाजमी तौर पे इसकी जो इमेज फॉर्म होगी वो रियल होगी। इसकी इमेज वर्चुअल सिर्फ एक केस के अंदर होगी कि ये जो आपके पास ऑब्जेक्ट है ये इसकी फोकल लेंथ के अंदर आ जाता है, यानी कि 0.5, 0.7, 0.6 मीटर का अगर फासला होता ऑब्जेक्ट का तो तब ये वर्चुअल इमेज बनाता। अभी ये जो ये रियल इमेज बनाएगा। तो आपको कैसे पता लगेगा? जो क्यू की वैल्यू आएगी वो पॉजिटिव में आएगी, और पॉजिटिव हमेशा जो वैल्यू होती है वो हमारे पास रियल इमेज की होती है। सॉल्व करके जो है उसे देखेंगे, और साथ ही साथ आपने ये भी बताना है कि इसकी जो मैग्नीफिकेशन है वो कितनी हुई है, कि ऑब्जेक्ट कितना था और जो हमारे पास ऑब्जेक्ट के मुकाबले में इमेज फॉर्म हुई है वो कितनी बड़ी हुई है, यानी कि कितने टाइम जो है वो बड़ी हुई है। मैग्नीफिकेशन जो बतानी है। डाटा अगर बनाए इसका तो हमारे पास उन्होंने दो चीज़ें दी हुई है, एक फोकल लेंथ जो कि 1 मीटर है और पी की वैल्यू जो है वो आपके पास 2 मीटर है। आपने क्यू जो है वो निकाल के बताना है और मैग्नीफिकेशन भी जो निकाल के बतानी है, और साथ ही साथ नेचर भी बतानी है कि जो नेचर है वो क्या है, जो इमेज आपके पास फॉर्म हुई है उसकी। फॉर्मूले का रेफरेंस है तो यहाँ पे कि 1/f जो होता है वो आपके पास 1/p प्लस का 1/q के इक्वल होता है, और यहाँ पे अगर हम लोग वैल्यूज डालें तो 1/1, क्योंकि फोकल लेंथ जो 1 है तो 1/1 इज इक्वल्स टू 1/p, p की जगह पे 2 आएगा, और प्लस का आपके पास 1/q जो आपने निकाल के बताना है, यानी कि जिसकी वैल्यू आपने निकालनी है। तो 1/1 आंसर 1 ही आएगा। यहाँ पे जो आपके पास 1/2 है और प्लस का 1/q की वैल्यू जो आपने फाइंड करनी है, तो ये इज इक्वल टू को साइन क्रॉस करके यहाँ पे आ जाएगा। तो 1 माइनस का 1/2, क्योंकि इसने इज इक्वल टू का साइन क्रॉस कर लिया है, इज इक्वल टू 1/q। अब फर्ज करो कि इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, यानी कि यही वाली वैल्यू है। अब इसका एलसीएम लो तो नीचे वाली दोनों चीज़ें जो आपस में इसको सॉल्व करो तो दोनों कैसे सॉल्व होंगे कि नीचे वाले दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। 2 1 2 और फिर 2 इससे मल्टीप्लाई होगा तो 2, बीच में माइनस का साइन, और 1 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 1, और यहाँ पे जो आपके पास क्यू चल रहा है 2 माइनस का 1 आपके पास क्या आंसर आएगा 1, और अपॉन में जो है वो 2, और इज इक्वल टू 1 अपॉन आपके पास क्यू। और क्योंकि आपको क्यू की वैल्यू चाहिए तो दोनों चीज़ों को पलटना पड़ेगा, तो यहाँ पे 2 इज इक्वल टू क्यू आ जाएगा, या फिर यूँ लिखो कि क्यू जो है वो आपके पास कितना है 2, और साथ में मीटर, क्योंकि ये दोनों के दोनों जो है मीटर में थे। इसका मतलब क्या हुआ कि जो आपके पास इमेज फॉर्म होगी वो 2 मीटर के फासले के ऊपर फॉर्म होगी। जितने फासले के ऊपर आपने ऑब्जेक्ट रखा हुआ था उतने ही फासले के ऊपर आपके पास जो इमेज फॉर्म हुई है। और अगर मैग्नीफिकेशन बतानी है तो जो है वो आप ये वाला फॉर्मूला निकाल के बता सकते हो। मैग्नीफिकेशन बेसिकली इसके अंदर नहीं होगी, जितना ऑब्जेक्ट होगा उतनी ही हमारे पास इमेज भी फॉर्म होगी। तो ये हमारे पास पहले वाले का जवाब है क्यू का। दूसरे के अंदर अगर मैग्नीफिकेशन का जवाब दे तो क्यू अपॉन पी, क्यू की वैल्यू 2 है और पी की वैल्यू जो थी वो भी 2 थी, तो दोनों आपस में कैंसिल होंगे, तो आपके पास क्या आंसर आएगा 1। इसका मतलब जो आपके पास इमेज है वो ऑब्जेक्ट के मुकाबले में या फिर ऑब्जेक्ट के बराबर ही है, मैग्नीफिकेशन नहीं हुई। जितना ऑब्जेक्ट था उतनी ही इमेज भी फॉर्म हुई है। और तीसरे के अंदर अगर आपसे पूछा जाए कि नेचर बताओ, तो नेचर हमें पता है कि वो रियल है, क्योंकि ये पॉजिटिव के अंदर आया हुआ है। रियल एंड इन्वर्टेड इमेज जो होगी वो रियल एंड इन्वर्टेड होगी। तो ये हमारे पास प्रॉब्लम नंबर 14.6 था। इसी तरह फिर बढ़ते हैं अगले प्रॉब्लम की तरफ। 2 प्रॉब्लम जो है वो इसके रह गए हैं, प्रॉब्लम नंबर 14.7 और 14.8, तो उन्हें भी जो वो सॉल्व करके यहाँ पे ख़त्म करते हैं जी। तो ये हमारे पास प्रॉब्लम नंबर 14.7 है, और इसके अंदर वो हमें क्या बता रहे हैं कि डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड स्क्रीन इज़ 49 सेंटीमीटर। ये हमारे पास एक स्क्रीन है और यहाँ पे जो है वो आपके पास एक ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है। यहाँ पे जो है एक ऑब्जेक्ट है, ये स्क्रीन है, और यहाँ पे जो आपके पास एक ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, और इन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है, इन दोनों के दरमियान जो फासला है वो आपके पास 49 सेंटीमीटर है। डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड स्क्रीन इज 49 सेंटीमीटर। कॉन्वेक्स लेंस इज प्लेस्ड बिटवीन देम टू फॉर्म इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन स्क्रीन 6 टाइम्स मैग्नीफाइड। और यहाँ पे हमने क्या किया कि इन दोनों के दरमियान एक कॉन्वेक्स लेंस जो वो प्लेस कर दिया, किस लिए कि ये जो ऑब्जेक्ट है इसकी इमेज इस स्क्रीन के ऊपर फॉर्म हो और वो 6 गुना जो है वो बड़ी हो जाए, मैग्नीफाई हो जाए। कैलकुलेट द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस। अब आप जो है वो इसकी फोकल लेंथ बताओ कि कितनी होगी। इससे हमारे पास कॉन्वेक्स लेंस की जो हमने दरमियान में रखा है। अब यहाँ पे जो है वो एक चीज़ तो क्लियर है कि ऑब्जेक्ट यहीं भी पड़ा रहेगा और जो स्क्रीन होगी ये भी बिल्कुल यहीं पे ही पड़ी रहेगी।
तो अगर इस डायग्राम को थोड़ा सा हम लोग जो वो समझें तो ये हमारे पास जो इसकी फोकल लेंथ है और इसके ऑप्टिकल सेंटर से ऑब्जेक्ट तक का जो डिस्टेंस होगा वो कितना होगा आपके पास P। ये हमने जो पढ़ा हुआ है कि ऑप्टिकल सेंटर से ऑब्जेक्ट तक का जो डिस्टेंस होता है वो P होता है। और ऑप्टिकल सेंटर से आपके पास जो स्क्रीन यानी कि जहाँ पे इमेज फॉर्म हो रही है, इमेज कहाँ पे फॉर्म हो रही है इसमें, स्क्रीन के ऊपर। यहाँ पे उन्होंने सवाल के अंदर बताया हुआ है कि जो हमारे पास इमेज फॉर्म होगी स्क्रीन के ऊपर फॉर्म होगी, ऑब्जेक्ट ऑन स्क्रीन स्क्रीन के ऊपर फॉर्म होगी, वो 6 गुना जो मैग्नीफाई होगी। तो ये चीज़ तो हमें पता है कि जो इमेज फॉर्म हो रही है वो स्क्रीन के ऊपर हो रही है। तो इसका मतलब कि यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा वो आपके पास Q कहलाएगा। और अगर इस डायग्राम को गौर से देखें तो ऑब्जेक्ट से लेकर स्क्रीन तक का जो डिस्टेंस है वो हमें दिया हुआ जो कि 49 है। तो यहाँ पे क्या हम लोग ये लिख सकते हैं, फिर ये बता सकते हैं कि P + Q जो आपके पास 49 सेंटीमीटर है। P से लेकर यहाँ तक आपके पास P और यहीं से लेकर आगे स्क्रीन तक जो वो आपके पास Q। तो पूरे का पूरा जो वो इन दोनों को जब ऐड करोगे तो पूरे का पूरा बनेगा, यानी कि यहाँ से P और यहाँ से जो वो Q, इन दोनों को ऐड करोगे तो ऑब्जेक्ट से लेकर स्क्रीन तक का डिस्टेंस बनेगा। तो वो कितना है 49 सेंटीमीटर। तो अगर यहाँ पे जो है वो हम लोग डाटा बनाएं तो ढके छुपे अल्फाजों के अंदर इन्होंने हमें एक इक्वेशन दी हुई थी कि P + Q जो है वो आपके पास 49 सेंटीमीटर है और इसको बोल दो कि ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है। इसके बाद जो उन्होंने हमें चीज़ बताई हुई वो ये बताई हुई है कि मैग्नीफिकेशन की वैल्यू जो है वो आपके पास 6 है। मैग्नीफिकेशन की वैल्यू आपके पास 6 है और हमें मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला पता है वो क्या होता है, M = Q और अपॉन में P। अगर इसके अंदर 6 पुट करें, इसके अंदर अगर 6 पुट करें तो आपके पास क्या आएगा Q/P और P जब यहाँ पे जाके इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास Q की वैल्यू क्या आएगी 6P। ये आपके पास बन गई इक्वेशन नंबर 2। तो इस सवाल के अंदर 2 इक्वेशन दी हुई है, एक ये वाली इक्वेशन और एक जो आपके पास ये वाली इक्वेशन। और फाइनली आपसे पूछा क्या जा रहा है कि आप फोकल लेंथ निकाल के बताओ कि इस कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ क्या होगी। तो जब हम लोग इन दोनों की दोनों इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे तो आपके पास P की वैल्यू भी आ जाएगी और Q की वैल्यू भी आ जाएगी। कैसे कि अगर हम इससे Q की वैल्यू इसके अंदर पुट करें, ये आपने मैथमेटिक्स के अंदर जो वो किया हुआ होगा, चैप्टर नंबर शायद 4 है या फिर पता नहीं कौन सा है कि जिसके अंदर इक्वेशंस को जो आप लोग सॉल्व करते हो। तो ये 2 इक्वेशंस हैं, इनको साइमल्टेनियसली सॉल्व करो। सब्स्टिट्यूशन मेथड है कि Q की वैल्यू यहाँ से हमने निकाली और इसके अंदर पुट कर दो तो आपके पास किसकी वैल्यू हो जाएगी P की। कैसे कि इसको पुट करो, यहाँ लिखो कि पुटिंग वैल्यू ऑफ Q इन इक्वेशन नंबर 1। तो इक्वेशन नंबर 1 में जब आप Q की वैल्यू डालोगे तो क्या बनेगी, P प्लस का Q की जगह पे 6P और = 49। क्या किया हमने कि इसके अंदर 2 वेरिएबल थे, हमने Q को रिप्लेस करके एक ही वेरिएबल बना दिया, सिर्फ P अब इसके अंदर, और P को जो है हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। तो 6P प्लस का P कितना बनेगा 7P = 49 और P की वैल्यू किसकी इक्वल आएगी 49 / 7। तो 7 × 1 = 7 और 7 × 7 = 49। तो इसका मतलब P की जो वैल्यू वो आपके पास 7 सेंटीमीटर है, 7 सेंटीमीटर है। और अब अगर Q की वैल्यू निकालनी है आपने तो Q की वैल्यू कैसे आएगी, इस वाली इक्वेशन के अंदर डाल दो, इक्वेशन नंबर 2 के अंदर डाल दो। तो Q = 6 और आगे जो है वो P की वैल्यू जो कि 7 है। तो जब आप लोग 7 को 6 से या फिर 6 को 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आंसर क्या आएगा 42। तो 42 सेंटीमीटर ये आपके पास जो है वो P और Q की वैल्यूज़ आ गई। अब इन्हें जो है वो इस वाले इक्वेशन के अंदर डालो, इस वाले फॉर्मूले के अंदर डालो तो आपके पास फाइनली जो फोकल लेंथ है वो भी आ जाएगी। उसके अंदर डाल के देखते हैं कि 1/f जो होता है वो इक्वल होता है 1/P प्लस का 1/Q के। 1/f जो आपने निकालना है तो 1/P की वैल्यू 7 आई है और प्लस का जो हमारे पास Q की वैल्यू आई है वो आपके पास 42 आई है। इन दोनों को जो है वो आप मल्टीप्लाई करवाओ आपस में, इन दोनों को जब आप लोग मल्टीप्लाई करवाओगे आपस में तो 7 × 42 आंसर जो आएगा वो 294 आएगा। तो 294 और ये 42 वहाँ पे जब मल्टीप्लाई होगा 1 से तो यहाँ पे आ जाएगा बीच में प्लस का साइन, और 7 जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे 7 आ जाएगा। 42 + 7 आपके पास कितना आएगा 42 और प्लस का 7 आपके पास 49 आएगा। तो 1/f = 49 और अपॉन में 294 दोनों को पलट दो तो f की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 294 / 49। तो 294 डिवाइडेड बाय आपके पास जो है वो 49, तो आंसर जो आ रहा है वो आपके पास 6 सेंटीमीटर आ रहा है,
सेंटीमीटर इसलिए कि ये जो हमें डिस्टेंस दिया हुआ था शुरू में इन्होंने वो सेंटीमीटर के अंदर था। तो जिसकी फोकल लेंथ है वो भी आपके पास 6 सेंटीमीटर की है, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, जो इसका यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस है ये 40, ये आपके पास जो 6 सेंटीमीटर है। और बाकी ये जो हमारे पास डिस्टेंस था वो 7 सेंटीमीटर था, और यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो वैल्यू वो आपके पास 42 सेंटीमीटर है। हमसे सिर्फ उन्होंने फोकल लेंथ पूछी थी, तो बस ये हमारे पास जो फोकल लेंथ है इसकी आपके पास कॉन्वेक्स लेंस की। तो ये था हमारे पास प्रॉब्लम नंबर 14.7। सबसे आखिरी प्रॉब्लम इस चैप्टर का रह गया है, तो उसकी तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि वो क्या है। जी, तो ये हमारे पास आखिरी प्रॉब्लम है जो कि 14.8 है, और ये हमें क्या बता रहे हैं कि ऑब्जेक्ट का कॉन्केव लेंस से जो डिस्टेंस है वो आपके पास 18 सेंटीमीटर है। यहाँ पे ये आपने जो जहन में बात रखनी कि ये जो लेंस है ये आपके पास कॉन्केव लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस नहीं है। तो कॉन्केव लेंस से जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है, यानी कि पी की जो वैल्यू है वो आपको दी हुई है 18 सेंटीमीटर। इसके ऑप्टिकल सेंटर से 18 सेंटीमीटर के ऊपर एक ऑब्जेक्ट जो वो पड़ा हुआ है, यानी कि पी की जो वैल्यू है वो आपके पास 18 सेंटीमीटर है। और बोला जा रहा है कि जो फोकल लेंथ है इस लेंस की वो कितनी है, 6 सेंटीमीटर। ये आपके पास जो है वो फोकस है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो लेंथ है वो आपके पास कितनी, 6 सेंटीमीटर है। डिटरमिन द नेचर, पोजीशन एंड मैग्नीफिकेशन ऑफ द इमेज यूजिंग द लेंस फार्मूला। अब इसकी इमेज कहाँ पे फॉर्म होगी, और साथ ही साथ उसकी क्या बोलते हैं नेचर क्या होगी उस इमेज की, और वो कितनी ज़्यादा मैग्नीफाई होगी, ये सारी की सारी चीज़ें जो आपने बतानी है। 3 चीज़ें, नेचर, पोजीशन एंड मैग्नीफिकेशन, सेम उसी तरह जिस तरह हमने जो वो पीछे एक प्रॉब्लम के अंदर बताया, नेचर, पोजीशन एंड मैग्नीफिकेशन। और अगर यहाँ पे वैसे आपसे पूछा जाए कि हमारे पास जो इसकी नेचर होगी वो क्या होगी, जो इमेज फॉर्म करेगा ये कॉन्केव लेंस, तो आपको पता होगा अगर आपने इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्केव लेंस जो कि आपके रिड्यूस सिलेबस के अंदर भी टॉपिक मौजूद है वो अगर लिया होगा तो आपको पता होगा कि कॉन्केव लेंस जो है वो आपके पास हमेशा हमेशा वर्चुअल इमेजेस बनाता है। और साथ ही साथ एक और चीज़ आपने याद रखनी कि इसकी जो फोकल लेंथ है वो आप नेगेटिव के अंदर लोगे, चाहे उन्होंने सवाल के अंदर आपको पॉजिटिव में दी हो। ये बता दिया कॉन्केव लेंस है तो इतना काफ़ी, और आपको जो है ये चीज़ जहन में जो है वो रखनी पड़ेगी, या फिर ये चीज़ जो है वो आपको पता होनी चाहिए कि जो इसकी फोकल लेंथ है वो आपके पास नेगेटिव के अंदर होती है। तो पी की जो वैल्यू आपके पास 18 सेंटीमीटर है, एफ जो है वो आपके पास माइनस का 6 सेंटीमीटर है। अच्छा, ये नेचर तो हमें पता है कि ये वर्चुअल आती है, और वो हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्यू की वैल्यू नेगेटिव के अंदर आ रही होगी, तो उससे हम लोग बता देंगे कि क्योंकि इसकी जो क्यू की वैल्यू वो नेगेटिव के अंदर आ रही है तो इसका मतलब कि वर्चुअल इमेज है। और वैसे भी हमें पता है। और अगर मैग्नीफिकेशन की बात की जाए तो इमेज फॉर्मेशन के अंदर ही हमने ये चीज़ देखी थी कि ये जो कॉन्केव लेंस है ये हमेशा हमेशा छोटी इमेजेस बनाता है। अगर ऑब्जेक्ट आपके पास जो है वो इतना होगा तो ये जो इमेज बनाता है ये इतनी सी, मतलब ऑब्जेक्ट के मुकाबले में छोटी इमेजेस बनाता है। तो इसकी मैग्नीफिकेशन जो है वो कितनी आएगी, मैग्नीफिकेशन की अगर आपके पास कॉन्सेप्ट हो, जो कि हमने 2 चैप्टर, एक इस चैप्टर के अंदर और एक पिछले चैप्टर के अंदर भी जो है वो मैग्नीफिकेशन के फॉर्मूले को एनालाइज करके देखा था कि इसकी वैल्यूज़ अगर 1 हो तो क्या इसका मतलब होगा, अगर इसकी वैल्यू जो है वो 1 से कम आ रही हो तो इसका क्या मतलब होगा। और उसके अंदर ये बात की थी कि हमारे पास जो कॉन्केव लेंस होता है इसकी मैग्नीफिकेशन की वैल्यू हमेशा हमेशा 1 से छोटी जाएगी। तो सॉल्व करके भी देख लेते हैं सारी की सारी चीज़ को। यहाँ पे हमें क्या बताना है, पहले पार्ट के अंदर क्यू की वैल्यू यानी कि पोजीशन कि कितनी दूर हमारे पास इससे इसकी इमेज बनेगी। दूसरे पार्ट के अंदर हमें जो है वो नेचर, अच्छा नेचर पहले थी, चलो खैर है, दूसरे पार्ट के अंदर नेचर जो बताना है कि नेचर क्या है। और साथ ही साथ जो है वो आपको तीसरे पार्ट के अंदर मैग्नीफिकेशन बतानी है, क्योंकि हमने जो है वो क्या यहाँ पे प्रेडिक्ट की, मैग्नीफिकेशन। और यहाँ पे हमने क्या क्या चीज़ें प्रेडिक्ट की कि जो आपके पास नेचर होगी वो वर्चुअल होगी, और जो मैग्नीफिकेशन की वैल्यू होगी वो 1 से छोटी होगी। तो चलिए देखते हैं कि हमारी जो प्रेडिक्शन है वो किस कदर या फिर कितनी जो है वो सही है। फॉर्मूला हमारे पास यही वाला क्यू निकालने का, जो कि क्या है कि 1/f इज इक्वल्स टू 1/p प्लस का 1 जो है वो क्यू। और यहाँ पे अगर हम लोग वैल्यूज़ डालें तो 1/-6, तो इसका मतलब कि ये माइनस कर देगा इसको, इज इक्वल्स टू 1/p की जगह पे 1/18 और आपके पास प्लस का 1/q। हमें q की वैल्यू चाहिए तो ये इज इक्वल टू किस तरफ आ जाएगा, तो आपके पास माइनस का 1/6 और
माइनस का जो है वो 1/8, क्योंकि इसने इज इक्वल टू का साइन क्रॉस किया तो ये यहाँ पे प्लस था, यहाँ के माइनस हो गया, और 1/q। इन दोनों को आप जो है वो सॉल्व करो, 6 मल्टीप्लाइड बाई 18 तो आपके पास 108 आएगा नीचे, 108 जो वो आएगा नीचे। 18 जब यहाँ पे माइनस के 1 से मल्टीप्लाई होगा या 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 18 और माइनस का साइन जो है वो इसके साथ एज इट इज़, और फिर माइनस का साइन जो बीच में वो भी एज इट इज़, और ये 6 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 6 इज इक्वल्स टू 1/q। माइनस का 18 और माइनस का 6, माइनस का 18 और आपके पास माइनस का 6, तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा माइनस का 24 और नीचे 108, और आपने जो 108 और आपने जो वैल्यू निकालनी है वो क्यू की निकालनी है, तो दोनों चीज़ों को पलटोगी, ये पलटेगा तो 108 डिवाइडेड बाय माइनस का 24, और यहाँ पे जो आपके पास क्यू आ जाएगा। 108 को डिवाइड करो 24 से तो जो आंसर आएगा वो आपके पास क्या आएगा, माइनस का 4.5, क्योंकि जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है माइनस का 4.5, और साथ में जो इसकी यूनिट लगेगी वो सेंटीमीटर लगेगी, और चूँकि ये आपके पास माइनस के अंदर है तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये वर्चुअल इमेज है, जो कि हमने पहले बता दिया था कि इसके अंदर जो आपके पास इमेज आती है वो वर्चुअल आती है। तो पार्ट 2 के अंदर जो नेचर है इसकी वो क्या है, वर्चुअल इमेज, और इसका रीज़न क्या दोगे आपकी, जो आपके पास क्यों आ रहा है वो नेगेटिव के अंदर आ रहा है, तो इसलिए ये वर्चुअल एंड इरेक्ट है, वर्चुअल एंड इरेक्ट इसकी जो है वो नेचर है इमेज की। इसके बाद तीसरे केस के अंदर मैग्नीफिकेशन है, तो मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला Q/P के इक्वल होता है, और मैग्नीफिकेशन इज इक्वल्स टू Q की वैल्यू 4.5 और आपके पास जो P की वैल्यू आपके पास 18 है तो 18, और यहाँ पे हम लोग जो माइनस के साइन को निगलेक्ट करेंगे क्योंकि ये मैग्नीफिकेशन है, मैग्नीफिकेशन की वैल्यू जो है वो पॉजिटिव के अंदर होगी, यानी कि इसको माइनस का साइन जो है वो सिर्फ हमें यहाँ पे वर्चुअल और रियल इमेजेस को जो है वो शो करने के लिए बता रहा होता है, तो इसके अंदर हम जो है वो माइनस के साइन को नहीं लगाएंगे, कोई फ़ायदा नहीं है यहाँ पे लगाने का, क्योंकि हम लोग ये बता रहे हैं सिर्फ कि जो इमेज फॉर्म हुई है उसका वो कितने टाइम्स जो है ऑब्जेक्ट के मुकाबले में कम या फिर ज़्यादा हुई है, तो माइनस के साइन को यहाँ पे जो वो नहीं लिखेंगे हम लोग। तो 4.5 और डिवाइडेड बाई 18, तो जो मैग्नीफिकेशन की वैल्यू वो आपके पास 0.25 है, और ये जो वैल्यू 1 से छोटी है, इसका मतलब क्या हुआ कि आपके पास जो इमेज है वो छोटी बनी है ऑब्जेक्ट के मुकाबले में, और ये चीज़ हमने जो वो पहले ही बता दी थी कि जो मैग्नीफिकेशन की वैल्यू आएगी वो 1 से छोटी आएगी, क्योंकि हमें पता था कि जो कॉनकेव हमारे पास लेंस है ये हमेशा छोटी इमेजेस बनाता है, जो कि हमने फॉर्मेशन ऑफ इमेजेस वाले वीडियो के अंदर जो वो डिस्कस किया था। तो ये थे हमारे पास इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स, और फिर अगली वीडियो से जो है वो हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जो कि चैप्टर नंबर 15 है, नेचर ऑफ लाइट एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम उसका नाम है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।